तो रिवीजन रेगुलर करते रहिए, है ना। रेगुलर करिएगा ना तो क्या होगा कि जैसे जो बतलाया था आपको कि माइंड का जैसे फेज है ना, बिल्कुल ये कॉन्शियस जोन है, ये सब कॉन्शियस जोन है, और ये तीसरा फेज है। तो जब हम पढ़ते हैं तो अभी वो चीजें ना आपके यहाँ तक होंगी, इस जोन में होगा। कल जैसे ये बिल्कुल एकदम कॉन्शियस जोन में था, नेक्स्ट अब क्या होगा, धीरे धीरे ये यहाँ से बाहर की तरफ जाने की शुरुआत करेगा। तो ये सब कॉन्शियस जोन है। आपको लगेगा कि हाँ अच्छा, जैसे 361 में कुछ मिक्सअप करके बोल रहे थे, तो फिर जैसे ही समझ में आ गया तो आपको लगा कि नहीं नहीं वो गलत था, अभी सही हो गया। तो वापस इसको क्या कि आप यहाँ से यहाँ तक लाए, मतलब प्रोसेस समझ गए ना। कॉन्शियस में था, सब कॉन्शियस जोन में जाने के जो सब्जेक्ट मैटर है सब कॉन्शियस जोन में जाना शुरू हो गया था। वापस आप उसको क्या किए, यहाँ पे अब मान लीजिए कि 5-7 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, वापस ये क्या होगा ना कि ये छोटा होने लगेगा और ये वापस सबकॉन्शियस जोन में जाने लगेगा। और कुछ दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद, ये इधर क्या हो जाएगा, एक 22 दिन, 25 दिन। ऐसे साइकोलॉजी में 21 डेज का है कि 21 डेज तक आप अगर उसको मतलब इफ यू ड्रैग इट इनटू योर कॉन्शियस जोन तो ये वापस उधर आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये आउट ऑफ जोन चला जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी जोन चला जाएगा। समझ गए बात को। तो ये चीज है। तो इसको हम लोग को क्या करना होता है ना, बीइंग ए सिविल सर्विस स्टूडेंट, चूंकि सब्जेक्ट हमारे पास बहुत ज्यादा है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं करने को, इंटर रिलेट करना होता है। दैट्स वाई हम एक चुनते हैं 7 to 8 डेज अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। मान लीजिए अगर हमारे पास अभी ये बिल्कुल कॉन्शियस जोन में है तो ठीक है, हम 10 to 12 डेज भी चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम इतने दिनों में, मतलब विद इन 15 डेज आपको रिवीजन कर लेना चाहिए उसका। इसीलिए बोला जाता है कि जो संडे का टाइम है आप जो है रिवीजन कर लीजिए, बाकी नया कुछ मत पढ़िए उस दिन। सप्ताह भर में जो पढ़ा हुआ है ना उसको आप रिवीजन कर लेंगे तो वापस चीजें क्या हो जाएंगी, कॉन्शियस जोन में आना शुरू हो जाएगी। उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। एक तो मेथड ये होता है करने का। दूसरा है जो मोर प्रोमिनेंट मेथड होता है क्या कि हम मतलब आवर पर्पस इज टू लाई सब्जेक्ट मैटर इनटू दिस जोन ओनली, कि ये परमिसिबल ये हो सकता है कि कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चला जाए, है ना। उसके लिए अब दूसरी जो मेथोलॉजी है हमारे पास, दूसरे मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, हम जो प्रैक्टिस है ना, राइटिंग प्रैक्टिस करके पढ़ते हैं कोई चीजों की। राइटिंग प्रैक्टिस करके हम पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 18 के बारे में, तो आर्टिकल 18 में जो भी हमने पढ़ा है ना, जो मान लीजिए 10 मिनट पढ़ा आपने, प्लस क्लास में जो डिस्कशन हुआ रहा होगा सब्जेक्ट मैटर, कुछ लिखा आपने कुछ नहीं लिखा, तो हम लोग जो A4 शीट है ना, हम उसको प्रैक्टिस के लिए रखते हैं। जस्ट एक एक कार्टून की कई बॉक्स ले लिया है ना, एम्प्टी बॉक्स, जो बंडल आती है पेज की 500 वाला, तो आप उसको लेके रखिए। और आप इस पे भरोसा मत करिए कि मैंने पढ़ लिया, मेरी मेमोरी स्ट्रांग है। वो मेमोरी किसी की भी स्ट्रांग उतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो हमेशा हमेशा के लिए पढ़ा और हमेशा के लिए मेमोराइज हो गया। आपको रेगुलर रिवीजन करना ही पड़ता होगा। डिपेंड ये करता है क्या कि वो 8 दिन में कर पा रहा है या 10 दिन में कर रहा है या 15 दिन में कर रहा है। समझ गए ना, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन नेचर और उसकी जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी है वो। आप अगर मान लीजिए आर्टिकल 18 के अराउंड लिखना शुरू करें, जो भी पढ़ लिया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है ना, बालाजी राघवन केस, बस रेफरेंस वाइज लिख रहे हैं क्या कि व्हाट वाज कोर्ट डिसीजन इन दिस केस। मान लीजिए आर्टिकल 16 पढ़ा, तो आर्टिकल 16 में हम क्या जानते हो, अब क्रॉस चेक करेंगे कि इसमें से क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। आपने पढ़ लिया, यानी कि देखिएगा क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने माइंड को ट्रिगर करना शुरू किया कि माइंड एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा जाके चीजों को समेटेगा, और वो राइटिंग हैंड भी आपका सिंक्रोनाइज हो रहा है विद योर माइंड। तो वो हाथ पे भी जोर पड़ा क्या कि ठीक है आपको ये कमांड मिल रहा है कि आप ये लिखिए ये लिखिए, तो माइंड आपका ट्रिगर्ड वाले स्टेज में आया ना। अदरवाइज क्या होगा कि माइंड बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, और ये चीज आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिलता कि अदरवाइज वाले में कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस वक्त माइंड को, चूंकि आपका माइंड पहले से तैयार नहीं है, अब क्या करेंगे कि बिल्कुल जोर देंगे क्या कि जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू प्रेशराइज माय माइंड, कि अब वो चीजों को सोचना शुरू करेगा जो कि अब तक नहीं किया है। तो बेचारा कितना कर पाएगा, समझ गए। तो अपने लिमिटेशन, जितनी लिमिटेशन है 10% इंक्रीमेंट होगा उसमें, है ना। फिर भी 90% तो आप छोड़ दिए ना, जबकि 90% को आप कब लेके आते, जैसे यहाँ पे गए है ना, राइटिंग कर रहे हैं, पढ़ लिया, बंद करिए, उसके बाद उसमें लिखिए जो जो भी जान रहे हैं,
छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, एग्जाम्पल के लिए भी चीजें जो भी है, फिर क्रॉस चेक करिए कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है ना। उसके बाद जो सही है जो गलत है, तो यानी कि क्या हो रहा है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा यहाँ पे, बट ये आपका बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है ना। आप देखिएगा उसके बाद बहुत रेयर होगा कि आप भूल पाएंगे, है ना। टोटल एक तो फायदा ये होगा कि आपका माइंड बिल्कुल एजिटेट कंडीशन में हमेशा सोचेगा। अब आगे आर्टिकल 16 हो, आर्टिकल 18 हो, जब भी आप जो जो राइटिंग करके पढ़े हैं तुरंत मेमोराइज हो जाएगा। मान लीजिए पूछे तो आप ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं ना इस पे, तो मतलब एक तरफ जो कि आपकी एकदम जो उस वक्त की कैपेसिटी थी, जो भी मेमोराइज करने की कैपेसिटी थी, एक तो वो, प्लस आपने अपने माइंड को ट्रिगर कर लिया है। अब आपका माइंड मिला शुरू हो जाएगा सोचना, समझ पाए। तो यानी कि क्या कर रहे हैं, सपोज लिखते लिखते हम लोग ओबीसी के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जस्टिस तो वही मिस हो गया, स्किप हो गया, तो इसका अदरवाइज वाला इफेक्ट क्या होगा। अगर आप लिखते हैं तो मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखते हैं, दूसरा कैंडिडेट कोई लिखता है अच्छे आंसर है तो उसको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कि आपके पास भी कैपेसिटी थी, बट ड्यू टू दिस फंक्शन और ड्यू टू मिसिंग ऑफ दिस फंक्शन और दिस कैपेसिटी ओनली यू हैव लॉस्ट 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, है ना। तो इन नटशेल वे, क्यूमुलेटिव वे में हमारे पास एग्रीगेट लॉस हो जाता है 32-35 मार्क्स का, समझ पा रहे हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं ना, क्या कि नाउ वी आर ट्राइंग टू डू थिंग्स डिफरेंटली, है ना। सबको सिलेबस आपके लिए भी वही है, उनके लिए भी वही है, सबके लिए वही है। फर्क ये हो जाता है क्या कि हम सब्जेक्ट मैटर को किस तरीके से पढ़ते हैं। वाइल डिलीवरिंग माय आंसर, हम अपनी अप्रोच कैसे डेवलप किए। क्या मैंने आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्वेश्चन सीखा था करने, या मैंने सीखा क्या कि हाँ बार बार क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस को बार बार पढ़ेंगे तो चीजें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, आखिर क्वेश्चन का एक्चुअल डिमांड क्या है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि अपने आप को तैयार करके पहले से रखते हैं उसको। तो इसीलिए पढ़ने के अलावा साथ साथ ये सारी चीजों पे भी ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आप, ये तो कंसेप्ट वाइज है तो समझ में आया, बट दूसरी बात जहां पे कि बिल्कुल डाटा बेस्ड होगा चीजें, मान लीजिए सपोज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, तो वहां पे बिल्कुल भरोसा मत करिए कि आप जो पढ़ चुके हैं वो हमेशा एकदम सस्टेनेबल वे में आपके पास है। आप इस बात को लिख लीजिए कि ये जस्ट वोलेटाइल इन नेचर है, 2 दिन में हट जाएगा मेरे दिमाग से। आप अगर इतना करते हैं और उसके बाद लिखना शुरू करते हैं, और इसके बाद भी अगर मान लीजिए जैसे अभी लिख लिया, अभी पता चल गया कि नहीं मेरा मेमोरी ठीक है, मेरी मेमोराइज है मुझे, तो उसके अलावा क्या करिए, 2 दिन बीत जाने के बाद आप वापस करिए क्या कि ठीक है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ट्रेंड देखते हैं और कितना मुझे याद है, समझ रहे। तो डाटा आपके पास जब एक कंसोलिडेटेड वे में हो जाएगा ना, और यही आपको हेल्प क्या करेगा ऐसे राइटिंग में। आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ स्कीम्स के लिए एजुकेशन से रिलेटेड क्या प्लान है, समझ गए। तो उसको आप बिल्कुल, माइंड भी आपका ट्रिगर्ड होगा चीजों को सोचने को लेकर के, और जब भी मौका मिलेगा तो ऑलरेडी एजिटेट कंडीशन में आपका माइंड बिल्कुल मेमोराइज कॉन्शियस जोन में वो चला गया। तो आप जो है इंटरलिंकिंग करने की बात हो या चीजों को गैदर करने की बात हो, चीजों को कंसोलिडेट वे में, इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट वे में आप तक आपको जानने की बात हो, हर कुछ जो है मतलब इन नटशेल वे क्या हो जाएगा, वो हर कुछ एक अलाइन हो जाएगा आपके रिजल्ट को लेकर के, सारा सब कुछ बस यूनि डायरेक्शन में फोकस रहेगा कि आप मेरिट सिक्योर कर सकते हैं, रिजल्ट में आपका फाइनल नाम रहेगा फाइनली, समझ गए ना। तो थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ एक तरीके हैं जो कि हम डिफरेंट करके उसको रिजल्ट अपने ला सकते हैं, समझ गए ना। तो पढ़ना है और साथ साथ इसके अलावा कुछ बाकी अदर डायमेंशन को भी देखना है। ऐसा नहीं क्या कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। मान लीजिए पढ़ लिए, नोट्स अच्छा मिल गया, नोट्स बना लिए बढ़िया, समझ भी गए, बट सही टाइम पे वो याद ही नहीं आ पाया, तो फायदा नहीं हुआ ना उसका। बी ए मतलब वाइज इन्वेस्टर, कि आपको इन्वेस्ट सोच समझ के करना है ना, और जब आपने इन्वेस्ट कर दिया तो प्रॉफिट तो लेने की सोचेंगे ना। मान लीजिए आपने सपोज 10 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किए, तो आप भूल जाएंगे थोड़ी उसको। आप तो उस 10 लाख के बदले में कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, डेली का प्रॉफिट, वीकली प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट, इन्हें एग्रीगेट वे प्रॉफिट क्या है आपका, समझ गए। तो इस हिसाब से इसी मैथोलॉजी के साथ काम करिए, रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो कल हम लोग क्या देख पा रहे थे क्या कि मतलब जो अपने पास 6 फ्रीडम राइट्स की जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी में पहली जो फर्स्ट कैटेगरी है तो वो राइट टू इक्वलिटी है ना। राइट टू इक्वलिटी के रिगार्डिंग वी हैव स्टडीड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14 to 18, यही है ना। हमने आर्टिकल 14 to 18 का प्रोविजन भी देखा, 14 कैसे
इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के नॉर्म्स को कर रहा है, 15 कैसे उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, 16 कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 14, 15 एंड 16। समझ पा रहे हैं ना? चूंकि सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं, दैट्स वाई हमको जो सब्जेक्ट मैटर है, फैक्चुअल चीजें हैं, वो तो जानना ही जानना है, प्लस हम इसका एनालिसिस कर पाए इन माइक्रोस्कोपिक वे कि इसका क्या फर्क है, इससे क्या फर्क आएगा, इससे क्या फर्क आएगा, है ना। और इसी के डायरेक्शन में आपके पास अगर क्वेश्चंस पीटी में हाई लेवल के ही बन जाते हैं तो यू विल बी इन ए वेरी कंफर्ट पोजीशन टू आंसर देम, है ना। तो यही चीज है 16, मतलब ये कैसे प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, प्रोविजन इसके जो थे, है ना, कैसे वो एक जनरल प्रिंसिपल को गवर्न कर रहा था, कैसे कुछ क्लाउज या प्रोविजंस एक्सेप्शन में थे उसके। लाइकवाइज इन फॉर द आर्टिकल 16, जहां पे कि हम लोग देख पा रहे थे आर्टिकल 16 क्लाउज 1 टू क्लाउज 6 है ना, which incorporated the aspect of clause 1, 2, 3, 4A, 4B, है ना, 5 and 6। सबका क्लियर है ना कि क्या क्या है। आर्टिकल 17 है ना कि कैसे अनटचेबिलिटी, है ना, practicing untouchability in any form is a punishable offense and this value has been enshrined by the constitution itself। और इसी वैल्यू को अचीव करने के लिए वो जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या हो रही थी और गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क क्या हो रही थी, उस डायरेक्शन में भी हमने देखा। अब उसके बाद आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल को लेकर के, है ना, और थोड़ा सा एनालाइज करना है जो अपनी सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी उस वक्त की जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, और क्या वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने वाइजली इस प्रोविजंस को डाला, चाहे इसकी बात हो, चाहे इसकी बात हो, इसकी बात हो, 17 की बात हो या फिर 18 की बात हो। समझ गया ना? अभी इंडिविजुअल्स के लिए बेसिक स्केलेटन फॉर्म तैयार हो रहा था। तो नेक्स्ट कैटेगरी अपनी हो जाती है दूसरी कैटेगरी, राइट टू फ्रीडम। समझ पा रहे हैं? राइट टू फ्रीडम के अंदर में लाइकवाइज हमारे पास आर्टिकल 19 से शुरुआत होकर के 22 तक, और मेनवाइल जो भी डिस्कशन का पार्ट है हमारा, बार बार हमारे एग्जाम्पल में 19 का भी आता है, बट दिस टाइम वी विल डिस्कस ऑल दिस प्रोविजंस इन ए कंसोलिडेट वे, कंक्रीट वे में हम लोग करने वाले। 19 है, 20 है, 21 एंड 22 इसको गवर्न करता है, राइट टू फ्रीडम को गवर्न करता है ना, जो कि दूसरी कैटेगरी है। समझ पा रहे हैं? तो अब हम लोग वन बाय वन करके आते हैं राइट टू फ्रीडम को लेकर के। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर में फर्स्ट राइट, और ये देखिए राइट टू फ्रीडम या जो राइट्स हमें रिक्वायर्ड है, अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने बोला ना कि हम लोग इसको कैटेगरी में रखे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो राइट्स तो यूज कर रहे हैं बट इन एसोसिएशन विद द वर्ड फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं, शुरुआत की क्लास में ही क्लियर था, फंडामेंटल इसीलिए है सिंस इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि उसके चौतरफा विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए जरूरत है। दैट्स व्हाई इट हैज द टर्म हैज बीन रेफर्ड एज फंडामेंटल। समझ गए? तो ये बेसिक सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है जिसको लेकर के पर्संस अपने ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकता है, जो कि 6 कैटेगरीज में अभी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रोवाइडेड है। ठीक, अब उसके अंदर में हम लोग देख लेते हैं जो आर्टिकल 19 का कंसेप्ट है, दैट जो कि नॉर्मल जनरल तौर पे क्या है, ये राइट टू फ्रीडम है ना। जब प्रोविजंस पे इफ यू हाईलाइट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19, तो ये है आपको आर्टिकल 19 क्लाउज 1 टू क्लाउज 6। आर्टिकल 19 के प्रोविजंस को किसमें रखा है, क्लाउज समझ पा रहे हैं ना, यानी कि ये मेन प्रोविजंस हो गया, इसके कंपोनेंट के तौर पे क्लाउज, सब कंपोनेंट के तौर पे सब क्लाउज, ऐसे ऐसे करके। तो क्लाउज 1 से लेके कहां तक दिया गया, 6 तक दिया गया। ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले ही बोला था आर्टिकल 19 जो कि आप राइट टू फ्रीडम के तौर पे जान रहे हैं। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम कितने तरह की, तो अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं कितने तरह की फ्रीडम। इनफैक्ट 6 फ्रीडम राइट्स हैव बीन गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने टाइप के फ्रीडम राइट्स दिए गए, 6 फ्रीडम राइट्स हैं, और ये 6 फ्रीडम राइट्स जो हैं, ध्यान में रखिएगा, दिस 6 फ्रीडम राइट्स हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज A to G। समझ गए ना? दिस बिल्कुल मैथमेटिक्स टाइप में समझिए, दिस these 6 freedom rights है ना has been provided, has been enshrined under article 19 clause 1। अभी हम clause 1 में ही है, clause 1 सब clause A to सब clause G। एक तरफ ये मॉडल है अपना, दूसरी तरफ मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्टिकल 19 के अंदर में कितने प्रोविजंस हैं, 6 प्रोविजंस है। आर्टिकल मतलब आर्टिकल 19 क्लाउज 1 से लेकर के क्लाउज 6 तक, तो यानी कि वो जो बात है आपको आर्टिकल 19 क्लाउज 1 की ही बात है ना, क्योंकि क्लाउज 1 का ही फर्दर सब कैटेगराइजेशन हो जा रहा है। क्लाउज जो 6 फ्रीडम राइट्स हैं,
यानी कि मैं बोल सकता हूं ना क्या कि इसको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो 6 फ्रीडम राइट्स हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1। तो इसको फर्दर हम लोग देखें तो इसको ये बोल सकते हैं ना, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 के अंदर में कहां से सब क्लाउज ए टू सब क्लाउज जी तक दिया गया है, समझ गए? तो फर्दर एक्सपेंशन हो जा रहा है उसका। तो इसकी क्या यूटिलिटी है इसको भी समझ लेते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना कि आर्टिकल 19 जो कि राइट टू फ्रीडम दिए गए हैं, 6 फ्रीडम राइट्स दिए गए हैं, और क्लाउज 2 टू क्लाउज 6 जो है ना, ये किसको गवर्न करता है? दिस प्रोवाइड्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम राइट्स। समझ गए? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम राइट्स। एक सेकेंड। सो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि जो राइट टू फ्रीडम है वो गवर्न है, आपको 6 राइट टू फ्रीडम है वो गवर्न है आर्टिकल 19 क्लाउज 1 के अंदर में, और क्लाउज 2 टू 6 क्या हो जाता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन दीज 6 फंडामेंटल राइट्स। 6 राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम guaranteed under आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए टू जी। क्लियर हो गया ना सिग्निफिकेंस इसका? तो यानी कि रखना नहीं है, बस समझ समझ के करना है। तो इसको हटाएं। तो देखिए, अगर मैं आपको एक, आपको ध्यान नहीं आ रहा है, जी तक होगा 7, लेकिन बीच में कोई है, कोई एक है जो कि नहीं है, हटा दिया गया ना, तो काउंटिंग में तो अपना वही आएगा, इस वजह से 6 ही है ना। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज एफ दैट वाज रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा ये बताइए कि क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशन से ही हटा दिया गया? अब नॉन फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 300 ए, है ना, पार्ट 12 के अंदर में, जो कि मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं ना कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएगा वो, क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, कर्टेलमेंट है वगैरह है, आप वायलेशन के केस में पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बट यहाँ पे क्या है कि अब वो नॉन फंडामेंटल राइट्स का स्कोप एप्लीकेबल होगा, यानी लीगल राइट्स के तौर पे एप्लीकेबल हो जा रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है बट वो नॉन फंडामेंटल राइट है। ठीक, एक तो ये हो गया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन दीज फंडामेंटल राइट्स। ये समझ रहे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब है कि वंस मतलब जो शुरुआत की क्लास थी उसमें मैंने बोला था वेदर फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है वंस इट इज गिवन कैन नॉट बी टेकन बैक और कैन नॉट बी कर्टेल्ड, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी इम्पोज्ड। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। हम ये जान रहे हैं, जैसे अभी अगर कुछ नहीं भी जानते हैं, जस्ट रेफरिंग आवर एग्जांपल, जैसे कोविड के समय में क्या हम अपने जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसको एंजॉय कर पा रहे थे? क्या हम इसके अंदर में भी देखेंगे जो इसकी सब वेरियस कैटेगरीज है ना, जैसे कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली मूव, क्या हम ये सब एंजॉय कर पा रहे थे? नहीं एंजॉय कर पा रहे थे, सिंस इट वर रेस्ट्रिक्टेड, ऑल दीज वर रेस्ट्रिक्टेड। तो किसके? पब्लिक ऑर्डर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये आ जाएगा ना, ये गवर्न करेगा। आपने जैसे देखा होगा कि ऑल्दो वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, दैट हैज बीन गारंटीड अंडर आर्टिकल 25। वो गारंटी दी गई है आपको कि थी कि आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसके नाते आपकी इनर बिलीफ भी होगी, और उस इनर बिलीफ के नाते आप उस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट भी कर सकते हैं। समझ गए? तो अब क्या है क्या कि जैसे अगर इफ ए पर्सन बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी, हिंदू रिलीजन, तो दिवाली को मनाएगा तो राइट तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या बिलीफ है उसकी, तो दिवाली को अगर वो प्रैक्टिस करेगा, प्रोपेगेट करेगा, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो तो करेगा ना, जैसे फायरिंग क्रैकर्स, है ना। तो अब क्या देख पा रहे हैं क्या कि इन लिeu ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न, सुप्रीम जो कोर्ट का डायरेक्शन आया कि नहीं,
क्योंकि पॉल्यूशन जो मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्मॉग का प्रॉब्लम हो रहा है ना। दिवाली का टाइम भी देखिए, है ना, विंटर में, विंटर के टाइम की इनिशियल विंटर या मिड विंटर की बात कर ले, तो अब उस टाइम पे क्या हो रहा है ना कि मान लीजिए अगर हमने कोई लॉज या रेस्ट्रिक्शंस नहीं किए तो हेल्थ पे कंसर्न डालेगा। और उसके बाद क्या है कि यानी कि पब्लिक ऑर्डर गड़बड़ाएगी, उससे जनरल पब्लिक, जनरल मतलब अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वगैरह वगैरह वाली बात आएगी। तो धीरे धीरे हम लोग इसको ओपन करते हैं कि क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, समझ गए ना। अब देखिए, अगर मैं बोलूं क्या कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के तौर पे आर्टिकल 19 क्लाउज 2, तो क्लाउज 2 to 6 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, शॉर्ट लिखेंगे आरआर। तो इसका क्या मतलब हो गया, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए। क्लियर है? यानी कि क्लाउज 2 के अंदर में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं वो किस पे एप्लीकेबल है, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज है। अगर मैं आपको बोलूं क्या कि आर्टिकल 19 क्लाउज ए में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, समझ पा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी सारी और दूसरा क्या है, राइट, फ्रीडम ऑफ राइट, ये सब राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबल, है ना, यानी कि आप गैदर हो सकते हैं, पीसफुल असेंबल। सी क्या हो जाएगा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, शॉर्ट लिख रहे हैं, है ना। तो यानी कि ये देखिए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको मैंने स्टार लगा दिया यहां पे, ठीक है, ये चूंकि बाद में ऐड होता है। सी ये हो गया अपना। डी का जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं इसको इधर लेके आते हैं, यानी कि ए हो गया राइट, जो आर्टिकल 19 के अंदर में क्लाउज 1 है, सब क्लाउज है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दो वर्ड है यहाँ पे, दो टर्म है यहाँ पे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है बी में जो प्रोवाइडेड है, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबल, है ना। और तीसरा है आपका, मतलब पीसफुल असेंबल का क्या मतलब हो गया कि वो जो असेंबली है दैट शुड बी अनआर्म्ड, है ना। तीसरा हो गया जो कि सी है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना वो आपको बाद में मतलब ऐड हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको हटाएं, यूटिलिटी समझ गया ना इसकी क्या है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं डी का क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ई में क्या है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आप बच सकते हैं कहीं पे। एंड एफ तो है नहीं अपने पास, है ना, जो कि बतलाया जस्ट अभी। अब जी है तो क्या हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, समझ गए। यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ डूइंग ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ये भी। अब सारा क्या नेचर देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन समझ पा रहे होंगे। अभी आते हैं वन बाय वन। पहले कंसोलिडेट वे में आपने लिख लिया कि आर्टिकल 19 क्लाउज 1 के अंदर में हमारे पास कितने टाइप के राइट्स दिए गए, है ना, कितने टाइप के राइट। तो यानी कि ए टू जी ये वाला मामला क्लियर हो गया। अब इसको हटाते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बोला था क्या कि एक तरफ प्रोविजंस है, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए, और इसके ये हो गया प्रोविजंस, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है ना। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस पे किसके द्वारा एप्लीकेबल है, यानी कि इसको ऐसा आर्टिकल 19 क्लाउज 2, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक्चुअली हाईलाइट करना है क्लाउज को और उधर भी क्लाउज को। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लाउज बी के अंदर में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किससे होगा, क्लाउज 3 से होगा, समझ पा रहे हैं, बाकी चीजें सेम होगी। क्लाउज सी पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किससे होगा, क्लाउज 4 से होगा। क्लाउज डी एंड क्लाउज ई पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किससे होगा, क्लाउज 5 से कंबाइनली हो जाएगा दोनों पे। और क्लाउज जी पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किससे होगा, क्लाउज 6 से। समझ में आ गया ना। यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस imposed on this, तो ये पैरेलल या एरो करके दिख रहा है, रटना नहीं है बिल्कुल।
आप देख लीजिए अलाइन करके, एफ नहीं है अपने पास, ध्यान में रखिएगा, है ना। दैट्स वाई डी और ई पे सेम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जब इतना समझ गए तो अब हम लोग एक चीज को देखते हैं। आप पहले भी जान रहे हैं कि जो भी प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट के, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, नॉट सैक्रोसेंट, है ना, रेदर इट इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड इन द सेंस इट कुड बी रेस्ट्रिक्टेड, इट कुड बी कर्टेल्ड, है ना, इट कुड बी सस्पेंडेड। मैंने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का तो अभी एग्जांपल देखिए रहे, अभी हम लोग डिटेल में गए नहीं, बस प्रोविजंस के थ्रू समझने की कोशिश की। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है वो भी, यानी कि जो इमीडिएट मेजर्स लिए जा सकते हैं इसमें, जैसे कोविड के समय में आपने देखा, कोविड-19 पैंडेमिक वाला जो मसला था उसमें। अब उसके बाद हम लोग कर्टेलमेंट भी देख रहे हैं, क्या कि आपको, जैसे कि मान लीजिए ठीक है आप राइट टू फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, बट where there is imposition of curfew in a particular area, तो क्या है, कर्फ्यू इन्वॉल्व्स प्रोहिबिशन ऑफ गैदरिंग ऑफ 5 to 6 पीपल और मोर, है ना। तो यानी कि मूवमेंट तो है बट रेस्ट्रिक्टेड वे में है। दैट्स व्हाई अगर मान लीजिए और भी सीवियरिटी ऑफ द केसेस हैं तो निकलना भी बंद हो जाता है, समझ गए। तो यानी कि क्या है, जैसे इंटरनेट सेवाएं का ठप हो जाना, तो ये सब क्या है आपके, मतलब इसी के रेस्ट्रिक्शंस का एग्जांपल में आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स का बिल्कुल ही सस्पेंशन हो जाएगा, यानी नो पर्सन शैल एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल सस्पेंशन, है ना। तो ये सस्पेंशन, इसको अभी समझा दें या फिर बाद में समझा लेते हैं, है ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस की बात आती है तो एक अलग डायमेंशन, इसको अलग से लिख लीजिएगा कहीं पे। तो हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक ही ले लेते हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, समझ गए ना। दैट्स व्हाई ये क्वालिफाइड जो हम लोग बोलते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, नॉट सैक्रोसेंट इन नेचर, रेदर इट इज क्वालिफाइड सिंस it can be restricted, it reasonable restrictions can be imposed on that, or it could be suspended, है ना। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंशन। अब ये देखिए कि फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन होगा, और आपने जो प्रोविजन देखा कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के जो एक्चुअल प्रोविजन है 14 to 35, और इनफैक्ट वो 12 to 35, 12 का भी सिग्निफिकेंस देगा, 13 का भी सिग्निफिकेंस देगा। तो क्या ये, सबसे पहले हम सोचें क्या कि क्या ये सस्पेंड हो सकते हैं, है ना, या फिर सस्पेंशन के लिए ग्राउंड क्या होगा, है ना। तो यानी कब सस्पेंशन होगा, व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड, और इम्पोज्ड लिखिए, प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट, समझ गए। नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड, तो कंडीशन ये हो गई उसकी सस्पेंशन कराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो डायमेंशन होते हैं, एक डायमेंशन हो गया automatic suspension of article 19, automatic suspension of fundamental rights guaranteed under शॉर्ट लिख रहे हैं, अंडर आर्टिकल 19, समझ गए, जो कि राइट टू फ्रीडम को गवर्न कर रहा था। और यहां पे क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सस्पेंशन ऑफ, दो डायमेंशन में हम लोग देख रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, only by the presidential order, only by the presidential order। दो डायमेंशन क्लियर है ना। एक तरफ बोल रहा है क्या कि आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाएगा, और दूसरी तरफ वो लोग क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल राइट कब सस्पेंड होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट जब ऑर्डर निकालेंगे तभी जाके। यानी इनफैक्ट क्या कर रहा है, ये थोड़ा प्रोटेक्ट ही तो कर दे रहा है, फंडामेंटल राइट्स को बचा ही ले रहा है। इसका जो एसेंस है, कहने का ये मतलब है क्या कि इट सेव्स फंडामेंटल, सेव्स सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि जब तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज नहीं होगा तब तक फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं करेगा। यहां तक क्लियर। अब एक तरफ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी की बात हुई तो ग्राउंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो इंपोज होगा उसके क्या क्या ग्राउंड हैं। इनफैक्ट वी हैव वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। ध्यान रखिएगा, आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि वार, समझ, तीनों टर्म को देखते हैं। वार, तो इसमें क्या है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है ना वार का, मतलब सपोज एक कंट्री ए है और इन्वॉल्व्स वार विद कंट्री बी, तो देयर इज ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वार, है ना।
एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब कि हिंदी में बोलते हैं बाह्य आक्रमण, मतलब देर इज वार लाइक सिचुएशन, इंसरेक्शन वगैरह हैं, बट ऑफिशियली हमें नहीं पता है क्या कि सामने वाली पार्टी कौन है। वो एक्सटर्नल एग्रेशन में कोई भी हो सकते हैं, इंट्रूडर्स वगैरह, मतलब वो जैसे कि अभी कारगिल में शुरुआत में ये बोले थे ना कि पाकिस्तान तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था क्या कि ये पाकिस्तानी आर्मी है, इंट्रूडर्स के बारे में बतला दे रहे थे, यानी कि देर वाज, मतलब इनिशियली देर वाज नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तानी एज पर पाकिस्तानी ऑफिशियल, मतलब या गवर्नमेंट सोर्सेस, बाद में पता चलता है ना, दैट्स व्हाई। और तीसरा कंडीशन क्या है, आर्म रेबेलियन। तो ये दोनों देखिए, ये भी तो आपका वार भी तो एक्सटर्नल नेचर का ही हो गया, ये दोनों ही आपका एक्सटर्नल नेचर का हो गया, जिसमें कि वार के केस में ऑफिशियल डिक्लेरेशन है तो बाहरी पार्टी इन्वॉल्व, एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या है, वो भी बाहरी पार्टी इन्वॉल्व है बट अनऑफिशियली है वो, और आर्म रेबेलियन क्या है, इंटरनल मैटर है। समझ पा रहे ना? हाँ, नहीं वो प्रेसिडेंट रूल का, स्टेट के अंदर में जो इमरजेंसी की बात करेंगे ना, अभी हम लोग नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी, दैट इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट। कौन से टेरिटरी में, इन एंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कहीं तो ऐसा नहीं क्या कि पूरी की पूरी कंट्री में ही लगना है, ये भी कंपलसरी है, पूरी कंट्री में या फिर किसी कंट्री के किसी टेरिटरी में लग सकता है, किसी पार्ट में लग सकता है। ग्राउंड क्या हो गया, तीन। आर्म रेबेलियन जो है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और इसके पहले क्या टर्म था हमारा, इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना। ये मैं शॉर्ट बस रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं क्योंकि रिलेट करना है, दैट्स वाई। तो यानी पहले था हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना, और इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे आपका जो थर्ड नेशनल इमरजेंसी इंपोज किया गया इन 1975। समझ गए? तो इसको चूंकि it is claimed by several political parties या constitutional expert that the provision of internal disturbance was misused by then government। समझ गए? तो 1975 में जो इंपोज होता है नेशनल इमरजेंसी का, इसी की वजह से, और बाद में आपने देखा होगा कि 1977 में इलेक्शन होता है, ए न्यू पार्टी कम्स इन पावर, है ना, दैट पार्टी जो कि जनता गवर्नमेंट थी, है ना, हेडेड बाय मोरारजी देसाई, एंड दे रिप्लेस्ड दिस दे रिप्लेस्ड, और हाँ, आर्म रेबेलियन वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिप्लेस्ड बाय आर्म रेबेलियन। तो अभी अपने पास क्या है, आर्म रेबेलियन है। और अभी तक में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगा, 3 बार। 1962, है ना, इट वाज प्रोक्लेम, और 1962 का वजह क्या था, वार किसमें, इंडो चाइना वार। दूसरी तरफ एक्सटर्नल, मतलब उसके बाद जो इमरजेंसी लगी 1971 इंडिया पाकिस्तान वार, तो वार के ही ग्राउंड पे लगा। और तीसरी बार जो इमरजेंसी लगी, हाँ, इंटरनल, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के मैटर पे। समझ गए? तो प्रोक्लेम भी कर सकते हैं और रिवोकेशन भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। रिवोकेशन मतलब हटाना। समझ पा रहे हैं? तो अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी प्रेसिडेंशियल रोल्स फंक्शंस में हम लोग इमरजेंसी को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, बट मुझे जरूरत थी उसकी, दैट्स व्हाई आई एम रेफर्ड। उसमें मोटे मोटे तौर पे आपको पता ही। तो नेशनल इमरजेंसी का जो, एक तो ये आपने देख लिया कि ग्राउंड्स वगैरह कैसे, बैकग्राउंड है। नेशनल इमरजेंसी का जो इंपैक्ट है ना, इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इंपैक्ट में हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन इंपैक्ट देख लेंगे, समझ गए। और दूसरा इंपैक्ट दिखेगा आपको, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। समझ गए? तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, हम देख पाते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन का जो बेस है, पैरामीटर है, वो क्या है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन, यही है ना। तो तीनों ही रिलेशन कैसे इंपैक्ट हो जाएंगे वो तब की बात है, लेकिन आपके पास स्केलेटन फॉर्म में या ब्रॉडर टर्म्स में पता तो चला ना क्या कि हाँ, सेंटर स्टेट रिलेशन इंपैक्ट हो जाता है। अब हमारा कोर एरिया है अभी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करना, जो कि इंपैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी में आएगा। तो यानी कि कुछ तो रिलेट हो रहा है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19, ये सारी चीजों को हटाए। अब देखिए, इसी को एकदम बिल्कुल आसान बना लेते हैं समझने के लिए। कब ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है? व्हेन national emergency is imposed on the ground of war and external aggression। समझ गए बात? यानी कि देखिए, नेशनल इमरजेंसी का अगर आप जो प्रिवेल्ड ग्राउंड देखेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 3 है, तो आप ये बोलेंगे
कि एक तरफ एक्सटर्नल मैटर है, एक तरफ इंटरनल मैटर है। तो एक्सटर्नल मैटर में क्या देखा, वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन दिखा ना, और इंटरनल में क्या देखा, आर्म्ड रेबेलियन। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी। अगर एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी भी रेफर होता है तो दैट ऑटोमेटिकली रिलेट्स कि हाँ वो नेशनल इमरजेंसी किसके वजह से इंपोज हो रहा है, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो अब पूरी लाइन को पढ़िए, यानी कि व्हेन, अब मैं वापस इसको रीअरेंज करता हूं, व्हेन नेशनल इंपैक्ट के तौर पे, व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इंपोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, आवर आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। समझ गए बात, कोई दिक्कत यहां तक? और ये सारी बातें कहां पे बतला दी गई है, आपको रिलेट करता है आर्टिकल 350A। याद हो गया? बिल्कुल प्रेशर भी नहीं आएगा और एकदम आप क्लियर कट रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब क्या बोला, मतलब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का हमने दो कैटेगराइजेशन देखा ब्रॉडली। तो ये कब रिलेट होता है, क्या है, नहीं है, और रिलेशन किससे आ जाता है। तो यानी बोल सकते हैं ना, आर्टिकल 358 प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल, मतलब फंडामेंटल राइट्स ऑफ राइट टू फ्रीडम गारंटीड इन आर्टिकल 19 व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इंपोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन ओनली, है ना, ओनली कर लीजिए उसमें, तो वो ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाएगा, इस वर्ड पे रहिए। और दूसरी तरफ बोला जाता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। कोई भी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि इसमें नेशनल इमरजेंसी तो इंपोज होगा, कोई भी ग्राउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये बातें कहां पे बतला दी गई है, आर्टिकल 359। तो यानी कि बोल सकते हैं ना, क्या कि आर्टिकल 359 का नेचर ऐसा है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इनफैक्ट प्रोटेक्ट कर देता है ना, कि वो सस्पेंड नहीं होगा। कब तक? जब तक कि प्रेसिडेंट साहब जो ऑर्डर ना निकाले इसके अगेंस्ट, है ना। तो इनफैक्ट ये अपने पास सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रोविजन है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो आर्टिकल 358 और 359 बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, समझने की कोशिश करिएगा। 359 बिल्कुल पर्सपेक्टिव अलग है, 358 बिल्कुल ही पर्सपेक्टिव अलग है। हटाए। तो सस्पेंशन का भी मामला हम लोग देख चुके हैं कि सस्पेंशन के ग्राउंड में क्या होता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 19 क्लाउज, आर्टिकल 19 क्लाउज 2 पे, है ना। तो इसका क्या था पर्सपेक्टिव? इट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कितने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड। इसके अंदर में 6 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं ना, दैट इज एप्लीकेबल टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए इसको समझने से पहले यहां पे मैंने बोला कि दो टर्म है, एक राहुल गांधी जी का केस देख लेते हैं और दूसरा हम लोग कर्नाटका हिजाब बैन का केस देख लेते हैं। राहुल गांधी वाज कन्विक्टेड बाय सूरत सेशन कोर्ट, है ना। ही गॉट अवार्ड ऑफ 2 years, है ना, 2 years इम्प्रिजनमेंट, है ना। तो अब क्या है कि अपने पास उनको सजा तो हो जाती है 2 साल की। अब चूंकि वो सिटिंग एमपी और एमएलए हैं और उनके रिगार्डिंग हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे पास प्रोविजंस है, हम नॉट गोइंग कि हमारे पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या पार्लियामेंट्री प्रोविजंस हैं। तो बिल्कुल अभी मोटे मोटे तौर पे ये जानिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करता है। एट द सेम टाइम आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए वो आर्टिकल 84 के ही अंदर में पार्लियामेंट को एम्पावर कर देता है टू मेक लॉज, टू मेक रूल्स रेगुलेशंस फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ गए? दोनों ही हाउस के लिए। क्लियर है ना? तो क्वालिफिकेशन का भी मैटर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है, और पार्लियामेंट को जब ये ड्यूटी दी गई, पार्लियामेंट को जब एम्पावर किया जाता है, तो पार्लियामेंट भी लॉज बना लेता है। उस लॉ का क्या नाम है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अभी कुछ नहीं जानना, बस इतना तो समझ में आया क्या कि इट डील्स विद क्वालिफिकेशन मैटर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों के लिए। समझ गए बात? अब है क्या कि एट द सेम टाइम आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रिस्क्राइब्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस। अगर कोई मेंबर क्वालिफाइड, मतलब पर्सन क्वालिफाइड है टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, क्वालिफाई तो हो गया, तो एट द सेम टाइम हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है
अंडर आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191। बोला था ना आपको 89 ऐड करिए, सीधा पहुंच जाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को किसमें डील किया गया? आर्टिकल 102 में। 5 प्रोविजंस है वहां पे। और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को किसमें डील कर दिया गया? 191। तो जैसे ये चीजें है ना, तो बतला रहे हैं तो थोड़ा साइड में कहीं पे लिख लीजिए, बस एक रेफरेंस के तौर पे। आगे आने वाले समय में आएगा ये, बट रिलेट कर लेंगे आप उसको आसानी से। क्लियर? तो देखिए आर्टिकल 102 में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लाइक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कल बतला रहे थे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने के एवज में डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अनसाउंड माइंड का हो तो, है ना, मतलब कि अगर बिजनेस में कोई इंटर किया और ही बिकेम, जो बैंकरप्ट है, अगर दिवालिया हो जाता है तो भी डिस्क्वालिफिकेशन का है। अगर कोई पर्सन सिटिंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सीज टू बी इंडियन सिटीजन, अगर वो इंडियन सिटीजन ही नहीं रहा तो फिर कैसे होगा? जो कि आपने सिटीजनशिप में देखा था ना, कि टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह वगैरह, अगर वो सिटीजन ही नहीं रहा तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो गया। और बाकी में नेक्स्ट प्रोविजन में क्या करता है? लास्ट प्रोविजन में वो लाइकवाइज द सेम, कि वो पार्लियामेंट को इंपावर कर देता है टू मेक लॉज। तो पार्लियामेंट वापस एक ही लॉ बनाया था, आरपीए, इसी के अंदर में डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को भी रख लिया, है ना, एमपी के लिए भी और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी। समझ गए ना इसकी यूटिलिटी क्या होगी? क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दोनों के बारे में है, बट पार्लियामेंट को इंपावर कर दिया जाता है अलग अलग प्रोविजंस पे कि वो लॉज बना ले क्वालिफिकेशन को लेकर के और डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के। अब देखिए इसको हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सिविल है तो थोड़ा सा उस हिसाब से देखना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरे एग्जाम में इतना जाते हैं ही नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए, क्या अगर हमें राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हम कुछ भी बोल जाएंगे? आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल कि सूरत सेशन कोर्ट का जजमेंट आना, है ना, बाद में हालांकि गांधी गुजरात हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया एंड लेटर ऑन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत सेशन कोर्ट के ही जजमेंट को अपील किया था। दैट्स व्हाई इट वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड रिलीफ टू द राहुल गांधी। समझ गए? तो दैट्स, मैं नाम रेफर कर रहा हूं डेलिबरेटली, समझ में आई इस वजह से। बट आपको हमेशा सजेशन दिया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का नाम, पॉलिटिकल पर्सन का नाम आप वाइल टॉकिंग विथ, वाइल हैविंग कन्वर्सेशन विथ इंडिविजुअल बोर्ड और फिर कॉपी में नहीं करना है आपको। समझ गए ना? तो ये आप अलर्ट रहिएगा यहाँ पे। तो यानी कि क्या हुआ, स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो क्या हम अप टू एनी एक्सटेंट कुछ भी बोलेंगे? अब देखा होगा आपने अरेस्ट ऑफ आईएनसी लीडर, है ना, नाम भी बोल रहे, पवन खेरा साहब का अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट हो जाते हैं अपने स्पीच के कारण। तो स्पीच रेस्ट्रिक्टेड है तभी तो अरेस्ट किया जा रहा है बाय द दिल्ली पुलिस। आपने देखा होगा कि एक्सप्रेशन, स्पीच वाला मैटर क्लियर हो गया ना। एक्सप्रेशन के एग्जांपल में ले, एक्सप्रेशन में एग्जांपल में ले, क्योंकि ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिलेटेड है। एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेशन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। समझ गए? तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग वो हो जाते हैं, पर्टिकुलर हो जाते हैं। एक्सप्रेशन नहीं तो सब कुछ के साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे हालांकि रिलेट कर सकते हैं। आपको कर्नाटका हिजाब बैन केस में देखा होगा आपने, ए प्री यूनिवर्सिटी गर्ल चाइल्ड वाज इंस्ट्रक्टेड बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नॉट टू वियर हिजाब इन स्कूल प्रीमाइस, है ना, एज ए स्कूल डिसिप्लिनरी नॉर्म्स, एंड दिस डिसीजन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाज चैलेंज्ड बाय दैट गर्ल चाइल्ड इन कर्नाटका हाई कोर्ट। समझ गए? कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो उस स्टेट का जो स्कूल करिकुलम का था, उस स्टेट का जो एजुकेशन लॉ था, उसके रिगार्डिंग उसको रेफर किया, और डिसीजन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाज अपील्ड बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट। समझ पा रहे ना कि डिसिप्लिनरी नॉर्म्स को वायलेट करता है, आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, स्कूल का अपना डिसिप्लिनरी नॉर्म्स भी वायलेट हुआ, है ना। और आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वलिटी इन द सेंस कि अगर आप पहन रहे हैं तो फिर दूसरे बच्चे भी तो पहनेंगे, दूसरे बच्चे भी तो अपने अपने राइट्स को यूज करेंगे, एक्सप्रेशन वाले राइट्स को यूज करते हैं। तो दैट्स व्हाई कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको अपील कर दिया स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के जजमेंट को, एंड शी वाज डिनाइड टू वियर हिजाब इन स्कूल प्रीमाइसेस। समझ के बाद, एंड लेटर ऑन दिस डिसीजन ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आता है वो स्प्लिट वर्डिक्ट के तौर पे आता है। यानी कि स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है कि ऑड इवन नंबर ऑफ जजेस, जैसे जजमेंट आया ना कि मान लीजिए
5341 ऐसे करके। तो सपोज जब जैसे कि मान लीजिए जब इवन नंबर ऑफ जजेस कंस्टिट्यूट किया जाता है और इक्वल हाफ्स के द्वारा जजमेंट आते हैं, तो जजमेंट तो आया ही नहीं कुछ। 4 जज जो है मान लीजिए दो जज बनाए गए थे, कंस्टिट्यूट किए गए थे इस कर्नाटका जो हिजाबैन केस है उसको देखने के लिए। 2 जज में से एक एक मतलब जजमेंट कैसे आता है 1 और 1 का, यानी एक ने फेवर में दिया एक ने अगेंस्ट में दिया। तो एक्चुअली क्या है अनरिजॉल्व रह गया ना ये चीजें। नहीं अभी वो सुप्रीम कोर्ट में है, तब तक के लिए हाई कोर्ट का ही जजमेंट रहेगा। हाँ समझ गए बात को। तो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता है दैट विल बी एप्लीकेबल। अब उसके बाद अब देखिए बेहतर एग्जांपल आपको समझाते हैं और थोड़ा सा इसकी पेरिफेरी में भी जाएंगे हम लोग। मैंने बोला था कि अपने आर्टिकल 21 को भी समझा देते हैं, आ जाएगा बस वहां पे रिलेट कर लेंगे। आर्टिकल 21 में आप क्या देखते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इंटीग्रेट कर लेंगे ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्योंकि सब्जेक्ट मैटर है तो इस वजह से आप, इसलिए मैंने एसेंस के तौर पे पूरा ही बतला दिया था उस समय में कि यूज कर सकते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बोला जाता है और इसको समझने के लिए हमारे पास 2 केस हैं, केस स्टडीज ऑफ ए.के. गोपालन या ए.के. गोपालन केस एंड केस स्टडीज ऑफ मेनका गांधी, है ना 1950 और ये 1978, वेयर ए.के. गोपालन वाज डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। और मेनका गांधी के साथ क्या हुआ था वो मैं आपको बता, इसके बारे में तो बतला ही दिया। और आपको सिंपल एस्पेक्ट में क्या, सिंपल वे में क्या समझना है, क्या ए.के. गोपालन केस में कोर्ट जो है एक्चुअली लॉ पे क्वेश्चन कर रहा था, लॉ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं था। और इनफैक्ट कोर्ट ने ए.के. गोपालन साहब का तो डिटेंशन लॉफुल बतला दिया। कोर्ट नेवर लुक मतलब इन केस ऑफ ए.के. गोपालन डिटेंशन और ए.के. गोपालन जो 1950 पीडीए सेक्शन 14 वगैरह का बाय डिफॉल्ट जिक्र आ जाता है, कोर्ट ओनली ओवरलुक द मैटर ऑफ कि हाँ वो पीडीए के अंदर में डिटेन किए गए हैं एंड दैट्स व्हाई कोर्ट अपील्ड देयर डिटेंशन एज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। समझ गए बात को। और कोर्ट नेवर इन दिस वे कोर्ट नेवर लुक्ड इनटू subjectivity of the law in the sense of up to which extent that law यानी पीडीए 1950 is reasonable to article 21 और fair to article 21। समझ गए। उस ए.के. गोपालन साहब की जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको वैलिडेट करने में वो लॉ यानी पीडीए का जो लॉ है वो कितना सार्थक है, कितना रीजनेबल है, कितना फेयर। समझ गए बात। अब आते हैं मेनका गांधी केस 1978 में, जहां पे कि कोर्ट ने एक्चुअली क्या हुआ था कि मेनका गांधी जाने रहे ना मेनका गांधी को, तो मेनका गांधी वांटेड टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, है ना, आउटसाइड इंडिया। फॉर दिस पर्पस शी अप्लाइड पासपोर्ट, है ना। तो पासपोर्ट जो मिला, इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 इसके रिगार्ड में लॉज है अपने पास, है ना। पासपोर्ट मिल जाता है उनको, बट लेटर ऑन ए कम्युनिकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड to the Menka Gandhi and she was instructed to return their passport, return her passport, है ना, कि आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देना है। समझ गए। अब उसके बाद क्या है कि when she wanted to know reason behind this कि हम से मेरा पासपोर्ट क्यों लिया जा रहा है, तो जो पासपोर्ट रूल है, पासपोर्ट के जो लॉज थे इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 में, उसके सेक्शन 10 क्लाउज 3 सब क्लाउज सी को रेफर किया गया। समझिएगा अच्छे से, ये नहीं क्या कि आपको रटना है, मैं बस दिमाग में रहे, एक लॉज के ही थ्रू ऐसा प्रोविजन है। जैसे ए.के. गोपालन साहब का डिटेंशन हुआ लॉज के थ्रू, हालांकि सेक्शन 14 वाज हेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी किस मतलब एक्सटेंट में समझ पा रहे ना, क्योंकि सेक्शन 14 वाज प्रोवाइडिंग फॉर द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द डिटेंशन ग्राउंड, जो कि वायलेशन था आर्टिकल 22 का। क्लियर हो रहा है ना ये सारी चीजें। तो मेनका गांधी के भी केस में सेम हो जा रहा था, लॉ है, लॉ के हिसाब से मिला और पासपोर्ट ऑफिशियल ने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको, उनको पासपोर्ट मिल चुका था और बोला गया कि आपको पासपोर्ट रिटर्न करना है। एक्चुअली मेनका गांधी बाहर जाना चाह रही थी, इंडिया के अब्रॉड, मतलब अब्रॉड आउटसाइड इंडिया।
तो अब वहां पे देखिए कि मेनका गांधी के केस में पासपोर्ट ऑफ एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कम्युनिकेशन किया मेनका गांधी को क्या कि नो इंस्ट्रक्शन और नो एनी इंफॉर्मेशन shall be provided to you because we have the provisions under the law of Indian Passport Act 1967 और कौन सा पर्टिकुलर प्रोविजंस था सेक्शन 10 क्लाउज 3 सब क्लाउज सी ऑफ इंडियन पासपोर्ट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ गए बात कि क्यों मेनका गांधी क्या चाह रही थी, क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर क्लियर है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के इस एक्शंस को यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये एक्शन लिया गया और मेनका गांधी ने आर्टिकल 21 को रेफर करते हुए सी चैलेंज द जजमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट इन दिस केस इनटू सुप्रीम कोर्ट। समझ गए। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया वो क्या नाम से आया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। तो केस का तो बैकग्राउंड ही अभी समझा रहे थे कि हुआ क्या था, समझ में आया। और यहाँ पे हम लोग आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए से कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन है। तो इसी में अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आता है वो ये आता है while referring article 21 basically relating to right to life and personal liberty, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है क्या कि आर्टिकल 21 के अंदर में जो राइट टू लाइफ की गारंटी दी गई है दिस इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू द पर्सन्स एनिमल एग्जिस्टेंस। समझ गए, सिर्फ वो जिंदा है इस वजह से नहीं काउंट आपके पास आर्टिकल 21 है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेरेशन दिया फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये सब्जेक्टिविटी को देखता है, वी शुड कंसीडर सब्जेक्टिविटी बिहाइंड आर्टिकल 21 और हेल्ड दैट कि human person's life is not merely confined to the animal existence, rather it involves all those aspects of life which makes person's life meaningful, dignified, worthful and hence complete। हर वो एस्पेक्ट इंक्लूड होगा जो कि पर्सन की लाइफ को कंप्लीट बनाए, डिग्निफाइड बनाए, वर्थफुल बनाए, कंप्लीट बनाए, किसमें, आर्टिकल 21 में। इसी वजह से अगर कोई पर्सन है उसको अगर राइट टू शेल्टर नहीं है तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। अगर कोई पर्सन है उसको राइट टू एजुकेशन नहीं मिला तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, क्योंकि एजुकेशन के होने से उसकी लाइफ कंप्लीट होती, वर्थफुल होती, कंप्लीट डिग्निफाइड होती। समझ गए, सिर्फ जिंदा है इसकी वजह से नहीं है क्या कि आर्टिकल जो कि के गोपालन साहब केस में देख लिया गया था, है ना, यानी के गोपालन साहब वाज प्रेस्क्राइबिंग फॉर नैरो एस्पेक्ट ऑफ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या था, आर्टिकल 21 में जो अपना मेंशन है ना टर्म कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ, है ना, यानी क्या कि एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इनफैक्ट वहां पे जो टर्म यूज किया गया है ना कि अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का ब्रीच होता है तभी उस पर्सन की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन होगा। समझ गए, क्लियर है ना ये मुद्दा, क्योंकि आर्टिकल 21 में ही इटसेल्फ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ही मेंशन है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्लियर, तो दैट्स व्हाई इस चीज को जरूरत थी समझने की कि आर्टिकल 21 इनफैक्ट है क्या वो लॉ का नैरो इंटरप्रिटेशन है या फिर लॉ का वाइडर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग सोसाइटल कम्प्लेक्सिटी, सब कुछ देखना पड़ेगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वजह से मेनका गांधी केस क्या हो गया, एक आई ओपनर हो गया। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ये मुद्दा होल्स और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे जुड़ा था और ये मुद्दा किस पे जुड़ गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इनफैक्ट मेनका गांधी केस ही हो और मेनका गांधी केस ही है जिसमें कि फॉर द फर्स्ट टाइम ज्यूडिशरी इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ in the sense a law cannot be unfair, cannot be arbitrary or cannot be unreasonable to support article 21 है, लॉज हैं बट आर्टिकल 21 के प्रति वो कितना फेयर है, कितना रीजनेबल है, कितना मतलब पर्सन्स के लाइफ को डिग्निफाइड बना रहा है, अप टू विच एक्सटेंट वो कंप्लीट बना रहा है वो भी देखेंगे, जबकि पहले वाले केस में नहीं देख रहे थे ये सब। दैट्स व्हाई मेनका गांधी केस क्या हो जाता है, वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21, है ना, एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से वाइडर इंटरप्रिटेशन हुआ ना, ये नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, ये वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। दैट्स व्हाई अप्रोच भी चेंज हो जाती है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ लॉ पे एडहेरेंस है, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, लॉ के अलावा उसकी सब्जेक्टिविटी इन द सेंस कि अप टू विच एक्सटेंट द लॉ
is fair to the Article 21, to the provision of Article 21, reasonable है to the provision of Article 21. Law cannot be arbitrary, cannot be unfair, cannot be unreasonable. तो ये तो चीजें समझ में आ गई ना. अब इसी में बोला गया था कि वायलेशन है मेन का, ये मेन का मतलब कोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा करना, दिस इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए और आर्टिकल 21 का. समझ गए. और कोर्ट ने इसी मेनका गांधी केस में हाईलाइट किया, ये जो आपको राइट टू एक्सप्रेशन दी गई है ना, गारंटी दी गई है आर्टिकल 19 के सब क्लाउज ए में, that does not involve only Indian territory, that is applicable also beyond Indian territory. यानी कि right to gather information, to exchange information is also applicable within India as well as abroad too. समझ गए ना बात को. तो that's why this was मतलब ये मेनका गांधी केस भी उसमें आता है राइट टू एक्सप्रेशन में, कि जहां पे बोला गया कि ये जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर्टिकुलरली एक्सप्रेशन मिला है ना अंडर आर्टिकल 19 सब क्लाउज ए क्लाउज 1 सब क्लाउज ए, दैट इज एप्लीकेबल इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, है ना. तो किस एक्सटेंट तक? टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, टू गैदर इंफॉर्मेशन. तभी तो पासपोर्ट मिलना था, तभी तो जाती वो. दैट्स वाई और गवर्नमेंट ने इसी के रिगार्डिंग मतलब उसके पासपोर्ट को सीज कर लिया. क्लियर है मतलब. अब ये देखिए कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के, इसको भी हटाएं. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के तौर पे क्या क्या हो सकता है? 6 प्रोविजंस दिए गए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. ये बोला गया कि अगर कोई मैटर इज अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना, इफ एनी मैटर कोई भी हुआ तो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो. अब पब्लिक ऑर्डर क्या है कहीं पर डिफाइंड नहीं है ना. अब बोला जाता है कि अगर मतलब कि फॉरेन रिलेशन मेंटेन करने में है, अगर वो फॉरेन रिलेशन को इंपैक्ट करेगा तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कुड बी इम्पोज. जनरल टर्म हो गया, है ना. इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस भी आपको जो है अरेस्ट किया जा सकता है. जैसे कि मान लीजिए किसी ने कुछ बोला, जैसे कि आपने देखा होगा कि नाउअडेज सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने वेपन्स के तौर पे यूज करती है तो टू एजिटेट टू मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज, है ना, इन आवर कंट्री. तो दैट्स वाई देखा होगा बीच में आपने एक दौर था जो कि कुछ भी बोल जा रहे हैं ना, तो वो सब क्या है, क्या कि आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला तो आपको एनी एक्शन आप एंजॉय करेंगे उसको. क्या समझ गए. तो ये यानी कि कंट्री के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी वगैरह ये आपको पीडीएफ में दे देंगे, बट समझ के साथ रखिए कि हाँ क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को एप्लीकेबल किए हुए. ठीक. अब आर्टिकल 19 यहाँ पे क्लाउज 3 को हम लोग ले लेते हैं. क्लाउज 3 जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल है किस पे? आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज बी. समझ गए ना. राइट टू पीसफुल असेंबल. समझ गए. तो राइट टू पीसफुल असेंबल का मतलब ये हो गया ना कि दैट शुड बी अनआर्म्ड, है ना, अनआर्म्ड, नॉन वायलेंसिव, ये सारी चीजें. अब देखिए कि जो इसके अंदर में है राइट टू पीसफुल असेंबल, एक तो आप ये भी समझ रहे होंगे ना क्या कि अपने पास जो अभी एक तरफ देखिए कि हमारे कंट्री में जो क्राइम्स आर डिटरमाइंड बाय, यानी कि जो क्राइम्स आर डिटरमाइंड बाय इन इंडिया, कौन से लॉ से? अपने पास जो एप्लीकेबल अभी तो हालांकि ये सब रिप्लेस्ड हैं, दीज आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय BNSS, BAS, है ना. अभी बतलाते हैं फिलहाल के लिए आईपीसी, इंडियन पेनल कोड. इंडियन पेनल कोड का क्या मतलब हो गया? इट्स ए जनरल लॉ, इट्स ए जनरल टाइप, इट डिस्क्राइब्स जनरल नेचर ऑफ क्राइम. समझ गए. उसी को स्पेसिफिक वे में कहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया? सीआरपीसी, यानी डिटेल प्रोविजन ऑफ क्राइम हैज बीन कंटेन्ड अंडर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. और तीसरा क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए इसके बेसिस पे है पर्सन ने कोई क्राइम ऑफेंस किया तो एविडेंस तो चाहिए होगा ना. तो एविडेंस के लिए क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट. समझ गए. तो इस तीनों की एप्लीकेबिलिटी. अब क्या है कि ये तीनों ही चूंकि आउटडेटेड थे, मतलब कॉलोनियल वाली फीलिंग दे रहा था, दैट्स व्हाई नाउअडेज इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय BNS, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी की जगह पे, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम. समझ गए ना. तीनों ही रेस्पेक्टिव वे में, क्योंकि 2023 में लॉज बन चुका है, इस पे लॉज बन चुका है, एंड इट विल बी एप्लीकेबल ऑनवर्ड्स 1 जुलाई 2024.
समझ गए? तो ये अपना न्यू लॉ है जो कि एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई, एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट 1 जुलाई 2024 से ये एप्लीकेबल होने जा रहा है अपने कंट्री में, एंड दिस विल रिप्लेस ऑल दिस। समझ गए? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी है ना, जो कि कर्फ्यू को इंपोज करता है। लाइकवाइज सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, जो कि मैंने क्या बोला, आईपीसी जनरल वाला है और सीआरपीसी डिटेल प्रोविजंस है। समझ गए? तो एक ही है। तो ये क्या रिलेट करता है, इंपोजिशन ऑफ कर्फ्यू, ठीक है ना, इंपोजिशन ऑफ कर्फ्यू को डील करता है। तो यानी कि एक रेस्ट्रिक्शन ये भी हो गया, एक नॉर्मल रेस्ट्रिक्शंस के तौर पे इसी का मतलब दिया जाता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पब्लिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, थ्रेट हो सकता है। तो ग्राउंड्स क्या क्या है इसके अंदर में, इसके अंदर में 6 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थे, इसके अंदर में 2 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थे। क्या क्या? एक, अगर वो एक्ट अगेंस्ट इंडिया सोवरेनिटी इंटीग्रिटी हो, और दूसरा क्या है, अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर। यही सेम चीज। हाँ, इसमें जो 6 वाले में है ना, डिफेमेशन भी एक ग्राउंड था आपका, तभी 6 हो जा रहा था। डिफेमेशन भी है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, मतलब फॉरेन रिलेशन के, फॉर कंट्री के साथ, दूसरे कंट्री के साथ फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करने के लिए है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। ये सारी चीजें यहाँ पे 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो कि एप्लीकेबल है किस पे, क्लाउज बी पे, मतलब पीसफुल असेंबल पे। क्या क्या? अगेंस्ट कंट्रीज सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, और दूसरा अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर। क्लियर? अब देखिएगा, पब्लिक ऑर्डर कुछ है नहीं, कहीं पे डिफाइन नहीं है ना, तो मिसयूज के प्रोविजन हो सकते हैं। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे, तो इसको भी हटा देते हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि प्रोमिनेंट नेचर का है ये, है ना। अब आगे हम लोग आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी, ठीक है। सब क्लाउज सी पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है किसके द्वारा इंपोज है, उल्टा कर दिया, आर्टिकल 19 क्लाउज 3, ठीक तो है। 2 के बाद 3 आएगा ना, अच्छा सॉरी नहीं, आप ये देखिए, अच्छा ठीक है समझ में आ गया। हाँ हाँ, मतलब जो दूसरा वाला था एप्लीकेबल ऑन बी, और तीसरा वाला एप्लीकेबल ऑन, दूसरा वाला एप्लीकेबल ऑन 1 ए, तीसरा वाला एप्लीकेबल ऑन बी, और चौथा वाला एप्लीकेबल ऑन क्लाउज सी, जो कि ये क्या करता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, हाँ, और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये चीज है। अब देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया था, टर्म्स वगैरह क्लियर कराते समय, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है ना, कि मतलब इट्स ए ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू द नेशंस इकोनॉमी। एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा अमूल का एग्जांपल। दूसरा बेस्ट एग्जांपल जो शुगर मिल इंडस्ट्री में जो ऑनरशिप है, जो ऑनरशिप है मैक्सिमम किसके हाथों में कंसंट्रेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथों में कंसंट्रेटेड है। यानी कि ऑनरशिप जो होती है ना, वो मतलब कि जो मेटेरियल रिसोर्सेज है उसमें प्लूरल ऑनरशिप होती है। दैट्स व्हाई जब इतना एस्पेक्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट का है, तो एक कोई ना कोई एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी वाले लॉज तो चाहिए थे ना, यूनिफॉर्म रेगुलेशन चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं रिगार्डिंग आवर इंडियन फेडरलिज्म का जो एस्पेक्ट है, उसके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट्स मैटर आर डिवाइडेड इनटू यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। यानी कि यूनियन हैज एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन या एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस ओवर 100 सब्जेक्ट्स, और स्टेट के पास एक्सक्लूसिव कितने पावर है, 61 सब्जेक्ट से लेजिस्लेशन को लेके या फिर एग्जीक्यूशन को लेकर के। समझ गए? यानी कि अपना जो फेडरलिज्म है, इंडियन फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही प्रोवाइड करवा के रखा हुआ है कि आपके पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है टू लेजिस्लेट और टू एग्जीक्यूट अपॉन 100 सब्जेक्ट्स, और स्टेट के पास भी लाइकवाइज 61 पे हैं। समझ गए? उसी पर्सपेक्टिव में हम लोग देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो किसका सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। बट स्टेट का तो सब्जेक्ट है, लेकिन है तो ग्रेटर इंपोर्टेंस का, है ना। आप ये भी जान रहे हैं क्या कि हमारे पास नॉर्मल वे में सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन देता है स्टेट्स के पावर्स एंड फंक्शंस को। बट क्या पता है आपको, इन नॉर्मल सिचुएशन, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना कि इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी देख रहे थे, उसमें क्या देखा था इम्पैक्ट में, मेजर इम्पैक्ट 2 सेंटर स्टेट रिलेशन, और दूसरा फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में थोड़ा मैं बतला देता हूं
कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन में एग्जाम्पल के तौर पे जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज है तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया जाता है या स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं किया जाता है। रेदर क्या किया जाता है, जो जो मतलब लॉज की एप्लीकेबिलिटी होगी ना, लॉज फॉर्मुलेशन का काम होगा, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम्ड बाय द पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही लॉज बनाएगा और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूट होते, अब किसके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के। समझ गया ना? तो गवर्नमेंट डिसमिस नहीं हो रही है, बट क्या है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होंगे वो किसके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के। तो नॉर्मल सिचुएशन से तो अलग हो गया ना ये। तो यानी कि जो फेडरलिज्म का है वो सिर्फ और सिर्फ आपका नॉर्मल सिचुएशन के लिए है, बट जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आया तो उसके उसके उस समय में क्या है, प्रोविजंस आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि क्या है, यूनिटरी प्रोविजंस को बतला रहा था। शुरुआत के टर्म्स में हम लोगों ने देखा था इसको, समझ गए? अब सिग्निफिकेंट वाइज जैसे आपने देखा होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे पार्लियामेंट ने लॉज बना लिया, लोकल सेल्फ भी तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो पार्लियामेंट ने लॉज बना लिया। क्यों लॉज बनाया, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? It was requirement या need of the hour to have uniform regulation, to have uniformity of administration over the subject of local self government, है ना? अब मान लीजिए राजस्थान अपने तरह का अपना रहा है, बिहार अपने तरह का करेगा, वेस्ट बंगाल अपने तरह का करेगा। वेस्ट बंगाल ने तो इनफैक्ट आपको 4 ईयर कर लिया था, while राजस्थान was implying 3 ईयर of local self government। समझ गए ना? तो एक नॉन यूनिफॉर्म नेचर से हो जाता। और गांधीयन व्यू में आप क्या जानते हैं कि विलेज का डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। और आप रूरल पॉपुलेशन भी तो देखिए, अगर हम लोग डाटा की ही बात करें तो नियर अबाउट 31, मैं राउंड में बता रहा हूँ, नियर अबाउट 32% पॉपुलेशन जो कि लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग लाइज टू ओनली अर्बन, है ना? ये अर्बन पॉपुलेशन है। और मेजरली आपका 78% पॉपुलेशन जो है ये तो रूरल इंडिया के लिए है ना। आप इतने बड़े सेक्शंस को इग्नोर करके तो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन 68 होगा, सॉरी, तो इतने परसेंट पॉपुलेशन को आप इग्नोर करके तो नहीं कर सकते। अगर हम जिम्मेदारी दे दें कि चलिए ठीक है स्टेट के अंदर में है, स्टेट लॉज बनाए, तो फिर भी लैकिंग होगी ना, क्योंकि देयर विल बी मिसिंग ऑफ यूनिफॉर्म कैरेक्टर इन दोज लॉज, मतलब इन दोज लॉज। समझ के बाद? तो दैट्स व्हाई क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ having norms of uniformity of administration throughout the country, पार्लियामेंट लॉज बनाने की कोशिश करेगा एट दिस मोमेंट। समझ गए? इस वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे पार्लियामेंट ने क्या किया, लॉज बनाया, वो भी अपेक्स लेवल का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही पुट कर दिया वैल्यू। समझ गए? जो इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस, अब क्या होगा, क्या कि प्रोविजंस विल बी गवर्न थ्रू द नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी। ये चीज होने वाला था ना 73rd और 74th के थ्रू। अब कोऑपरेटिव का भी उसी टाइप से रिफ्लेक्शन होगा। तो कोऑपरेटिव्स के अंदर में ये सब्जेक्ट मैटर है स्टेट का, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है। तो अब क्या पता है आपको कि चूंकि सिग्निफिकेंट नेचर का है, दैट्स व्हाई पार्लियामेंट क्या करेगा, लॉज बनाएगा। वो भी पार्लियामेंट क्या करने की कोशिश कर रहा था, एक एपेक्स वैल्यू का लॉज बना रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही पुट करके। यानी 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 was enacted to incorporate cooperative society in the constitution। इससे क्या क्या हुआ, है ना? ये आपका जुड़ा आर्टिकल एडेड, क्या क्या किया इसने, एडेड आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी में कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा, ना कि क्लाउज सी को ही पूरा जोड़ा। दैट्स व्हाई वहां पे हमें स्टार लगा के रखे हुए थे। यानी कि यूनियन और एसोसिएशन पहले से था ही, कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें जुड़ गई अपनी चीज। समझ गए? तो आर्टिकल 19 के अंदर में यानी कि मॉडिफाई कर देते हैं, एडिट नहीं करते हैं इसको। इट मॉडिफाइड आर्टिकल 19 क्लाउज सी, एक तो ये फर्क पड़ा। दूसरा, डीपीएसपी के अंदर में आर्टिकल 43B एक नया जुड़ गया जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था। तीसरा, एक अपने पास नया ही पार्ट जुड़ गया, एडेड न्यू पार्ट 9B। समझ गए? तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे फर्क पड़े, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एडेड पार्ट 9B, ये सारी चीज, यानी फंडामेंटल राइट्स भी अफेक्ट हो रहा था, डीपीएसपी भी अफेक्ट हो रहा था, एक नया पार्ट भी जुड़ रहा था, है ना, जो कि आर्टिकल्स 243 ZH टू
243Z तक का प्रोविजन था। समझ गए ना? यानी कि क्यों दिया गया अपेक्स वैल्यू के तौर पे, अपेक्स लॉज के तौर पे, सो दैट कि हमारे पास यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा कोऑपरेटिव्स वाले सब्जेक्ट मैटर पे, सो दैट इट कुड बी प्रोफेशनली मैनेज्ड, है ना, वॉलंटरी एसोसिएटेड, ये सारी चीज। ठीक, हटें। अब आप मुझे ये बताइए कि जब पार्लियामेंट के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुद्दे पे लॉज बना लिया गया तो क्या इंडियन फेडरलिज्म बूस्ट हो रहा था या फिर डाइल्यूट हो रहा था? डाइल्यूट हो रहा था, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एक्सक्लूसिव पावर किसका था लॉज बनाने का? स्टेट का था। समझ गया? अब ध्यान रखिएगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, दो टाइप की होती है, यानी कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 का जो स्कोप है दैट विल बी एप्लीकेबल टू टू स्कोप, है ना। एक हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दूसरा हो गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ पा रहे? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मतलब हो गया? दोस कोऑपरेटिव सोसाइटी विच हैज प्रेजेंस इन मोर देन वन स्टेट, है ना। जैसे कि सहारा इंडिया का देख लीजिए, अमूल का देख लीजिए, है ना। इट इज इन दिस रेस्पेक्ट की कोऑपरेटिव सहारा इंडिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है ना कि हाँ हम पैसा देंगे, जो डिफॉल्टर हो गई थी, है ना। और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्टिकुलरली किसका? उस स्टेट का है, और ये कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? यूनियन का सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गए? यहां तक क्लियर है? क्यों? और यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाहिए था? क्योंकि इससे ग्रेटर सिग्निफिकेंट है, मतलब एस्पेक्ट का है, नेशंस इकोनॉमी को पर्टिकुलरली रिलेट करता है, कंट्रीब्यूटरी है, ग्रेटर कंट्रीब्यूटरी नेशंस इकोनॉमी। ये दोनों डायमेंशन क्लियर है? अब देखिए क्या होता है, अब आप मुझे ये बतलाइए, जस्ट रेफरिंग द कंसेप्ट फ्रॉम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको किस टाइप का अमेंडमेंट चाहिए था? कौन सी मेजोरिटी चाहिए रही होगी? मतलब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है, आपको पता है कि कुड बी अमेंडेड बाय 3 मेथड्स, 2 प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 368 and 1 दैट इज सिंपल मेजोरिटी। तो आर्टिकल 368 के अंदर में आपको स्पेशल मेजोरिटी है, और दूसरा क्या है कैटेगरी? स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट्स रेटिफिकेशन। ये प्रोविजंस कब एप्लीकेबल होते हैं? कि ऐसा प्रोविजन जो कि इंडिया के फेडरल कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे। फेडरल कैरेक्टर मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन, स्टेट्स का कुछ कटलमेंट होने जाएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। हो रहा था ना, दैट्स व्हाई इट वाज टू बी पास्ड बाय व्हिच मेजॉरिटी? ए स्पेशल विद स्टेट्स रेटिफिकेशन, एंड इट वाज नॉट सो, है ना। स्टेट्स के द्वारा रेटिफिकेशन नहीं हो पाया था, तो इसका क्या मतलब हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल तो हुआ ही नहीं है। तो इस वजह से क्या किया गया कि दिस मतलब, यानी कि सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट, है ना, सिंपल सा लिखते हैं, गुजरात हाई कोर्ट डिक्लेयर द प्रोविजन, मतलब स्ट्रक द पार्ट ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। समझ गया ना? तो गुजरात हाई कोर्ट ने डिसीजन को सबसे पहले दिया इन 2013। लेटर ऑन दिस डिसीजन ऑफ गुजरात हाई कोर्ट वाज चैलेंज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2021। समझ पा रहे हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है? और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, और कुछ वहां पे डिटेल्ड प्रोविजन भी बतलाया। क्या बोला? Since it was affecting India's federal character, this was to be passed by a special majority with states ratification. ऐसा हुआ नहीं था। That's why certain provisions, अब समझिएगा, रिलेट करिएगा, certain provisions of 97th Constitutional Amendment Act 2011, which was relating to cooperative society as well as MSCS, certain provisions में क्या होगा? This part, है ना, provisions of 97th Constitutional Amendment Act 2011 relating to cooperative society was struck down by the Honorable Supreme Court in the year 2021, while MSCS के provisions are still applicable. अब यूनियन लॉज बनाएगा, यूनियन वाले सब्जेक्ट मैटर पे, तो इसमें नई बात क्या होगी? नॉर्मल है ना, वो तो लॉज बनाएगा ही। समझ गए? 2021 में 2 डेवलपमेंट होता है इसके रिगार्डिंग। एक तो पता है आपको क्या कि
अब मुझे ये बतलाइए कि डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना relating to 97th Constitutional Amendment Act provided major boost to Indian federalism। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है ना। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा क्या कोशिश की जा रही थी, स्टेट का जो एक्सक्लूसिव पावर था टू लेजिस्लेट अपॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको डायल्यूट करने की कोशिश की जा रही थी, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया प्रोवाइडेड बूस्ट टू द इंडियन फेडरलिज्म। बूस्ट कैसे होगा? स्टेट अगर कैपेबल हो, उनसे पावर ना छीनी जाए कि आप जो है अपने पेरिफेरी में लॉज बनाइए, तो बूस्टिंग तो है ही ना। यानी कि जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइडेड है उसमें चेंजेस नहीं किए गए, छेड़छाड़ नहीं किया गया उसमें। समझ गए कि कैसे क्या होता है, और ये भी बतलाया गया कि कैसे क्या करना था। अब यानी कि आज के समय में हम क्या जानते हैं, पार्ट 9B का जो प्रोविजन है, आर्टिकल 43 का जो प्रोविजन है, या फिर 19C का जो प्रोविजन है, आर एप्लीकेबल फॉर MSCS। समझ गए बात को? मतलब कोऑपरेटिव्स तो बना सकते हैं, बट बाकी चीजें जो है 97 के जो प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू द MSCS ओनली, नॉट कि स्टेट वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है? डॉक्ट्रिन ऑफ नहीं, वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब इसके अंदर में कुछ इनकॉन्सिस्टेंट पार्ट होता तब ना, वो मतलब लॉस का स्कोप बढ़ रहा था ना, है ना। वो तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस में, जब आप लेटर ऑन जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी होती है ना यूनियन के भी और स्टेट के भी, जब दोनों ही बॉडी, दोनों कैपेबल बॉडी है लॉस बनाने को लेकर, दोनों बॉडी में क्लैश होगा, आर्म कॉम्पिटेंट और वेदर आर्म कॉम्पिटेंट। समझ गए बात? तो क्या होगा कि उस वक्त कोई तो डॉक्ट्रिन चाहिए होगा ना, कोई एक डॉक्ट्रिन चाहिए होगा जो कि कॉम्पिटेंस जोन को बतला पाए कि विच बॉडी इज कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू मेक लॉस। तो यही जो कौन से डॉक्ट्रिन का यूज किया जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस, है ना। यानी कि ट्रू नेचर किसका है लॉज बनाने को लेके, तो वो अलग डॉक्ट्रिन को रिलेट करता है। PITH, पिथ एंड सब्सटेंसेस। पिथ का मतलब होता है ट्रू नेचर, सब्सटेंस का ट्रू नेचर। क्लियर? अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो 2021 में है, समझ गए ना कि दो डेवलपमेंट में क्या हो गया कि उसने स्टक डाउन भी क्या किया, 97 के ये इस वाले प्रोविजंस को स्टक डाउन कर दिया। और दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ था, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। समझ गए? 2021 से ही आपका न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन क्यों बनाया गया? एज ए रिएक्शनरी मैकेनिज्म। ठीक है, आप बोलते हैं क्या कि हम नहीं बनाते, चलिए हमने एक नई मिनिस्ट्री ही बना ली। समझ गए? जो कि अमित शाह जी उसको एक तरह देखिएगा वहां पे, मतलब अमित शाह जी की ही फोटो लगी होगी, जो कि वही है मिनिस्टर। समझ गए ना? तो ये आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज C के अकॉर्डिंग सारा अपना, और कोऑपरेटिव से भी रिलेटेड मुद्दे पे अपने पास ये चीज। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 19 क्लाउज, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज D, जो कि क्या है? राइट टू, C हो गया राइट टू फ्रीडम, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है तो क्या घूमते घूमते कहीं भी निकल जाएंगे? क्या आप जो है मूवमेंट है तो जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं, जो कि स्पेसिफिक देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दोज एरियाज, तो क्या वहां भी आपका राइट टू मूवमेंट एप्लीकेबल होगा? तो इन सब टाइप की चीजों को वहां पे बतलाया गया। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस पे किसके थ्रू एप्लीकेबल है? आर्टिकल 19 क्लाउज 4 तो हो गया ना, 5 होगा ना। 5 वाले जो है आपको सेम एप्लीकेबल है, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज E पे भी एप्लीकेबल है। समझ गए? दोनों ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, समझ गए? सेम एप्लीकेबल है D और E पे। तो D है आपका राइट टू मूवमेंट, है ना, राइट टू रेजिडेंस वाला है। तो राइट टू मूवमेंट में अब देखिए, राइट टू मूवमेंट में अपने पास एक खड़क सिंह का एग्जांपल आता है, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस, कि क्या शेडोइंग करना, सस्पेक्ट करना भी राइट टू मूवमेंट में, जैसे मान लीजिए आप मूव कर रहे हैं, पीछे पुलिस आपको चेज कर रही है, तो क्या आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है? या मान लीजिए आप जो है मूव करते करते क्या कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते हैं? तो ये चीज मतलब अगर कोई केस होगा कि नहीं, चलिए मेरा राइट टू जो फंडामेंटल राइट्स है गारंटीड आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास D, उसका वायलेशन है, क्लियर कट।
तो वहां पे बोला जाता है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में, शेडोइंग और सस्पेक्टिंग, है ना, फॉर द रिकॉर्ड्स, है ना, इज नॉट वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम गारंटीड अंडर क्लाउज डी। समझ गए ना? तो वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में दोनों, और ई में क्या है कि राइट टू रेजिडेंस। राइट टू रेजिडेंस में देखते होंगे कि कुछ स्टेट के अंदर में रेस्ट्रिक्टेड हैं, है ना, जैसे कि पहले आर्टिकल 35A जो कि फंडामेंटल राइट्स जब दैट वाज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इधर कुछ मामले में आपको ILP इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, इन सब में आपको इनर लाइन परमिट ILP की जरूरत पड़ती है। तो क्या ये रेस्ट्रिक्शंस हैं? जो चूंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गवर्न कर दिया गया है, यानी कि वायलेशन होगा और उसको मतलब वो वायलेट उसको चैलेंज होने से बचा लेता है ना। तो दो ग्राउंड क्या क्या है यहाँ पे समझने की बात है। दो ग्राउंड है आपका कि इफ इट इज अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, और इन द मतलब अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, और दूसरी बात कि इन द एरियाज ऑफ ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। ये जो राइट्स हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किस किस पे एप्लीकेबल है? पब्लिक ऑर्डर के पे एप्लीकेबल होगा, रीजनेबल पब्लिक ऑर्डर बेसिस है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करने का, और इन द एरियाज ऑफ मूवमेंट इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में किसी पे पीपल के मूवमेंट का बेसिस हो जाता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करने का। समझ गया आज तक? तो दोनों ही एप्लीकेबल हो जाते हैं, साथ में राइट टू रेजिडेंस वाला भी इंक्लूड करके, ये दो ग्राउंड। तो ये देखिए, ये थोड़ा शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया ये अलग हो गया ना, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, तो इसीलिए थोड़ा ये पिकुलियर टाइप का हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि आर्टिकल 19 क्लाउज डी में इसमें से कौन सा एप्लीकेबल है? पब्लिक ऑर्डर तो हो ही जाएगा। आप ऐसा करके पढ़ लीजिए, ठीक है। अब लास्ट आ जाते हैं हम लोग, ई तो नहीं है अपने पास, एफ तो नहीं है अपने पास, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी। इस पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड है कौन से हैं? आर्टिकल 19 क्लाउज 6 के थ्रू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड है, और वहां पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पे बोल दिया गया मतलब जनरल पब्लिक। समझ गए? जनरल पब्लिक के तौर पे। अब क्या है ना कि जनरल पब्लिक वगैरह कुछ भी टर्म क्लियर नहीं है। पब्लिक जैसे कि आपका पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी वगैरह के बेसिस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा रहे थे, तो जनरल पब्लिक भी उसी कैटेगरी में आके जुड़ जा रहा है। तो 2005 में एक केस हुआ था, गुजरात वाला ही केस है, तो उसमें ये बताया गया कि जनरल पब्लिक का इंटरप्रिटेशन क्या है। सबसे पहले तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के तौर पे क्या है, हम प्रोविजंस को बाद में समझेंगे। तो जनरल पब्लिक को इंटरप्रेट किया गया 2005 में बाय सुप्रीम कोर्ट, है ना। क्या बतलाया जाता है कि जनरल पब्लिक का मतलब होता है पब्लिक ऑर्डर, sovereignty and integrity of India, welfareistic approach, और to give effect the provision of DPSP। समझ गए? तो DPSP में जो एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है उसको फॉर्मुलाइज करने में मतलब हम जनरल पब्लिक का एस्पेक्ट समझ सकते हैं। समझ गए? तो ये रेस्ट्रिक्शंस की बात हो जाती है। अब हम लोग समझते हैं क्या है ये राइट टू प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, है ना। तो ये सारे यानी काम करने का अधिकार कौन देता है इंडिविजुअल्स को? आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी, है ना। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी इंपोज है। समझ पाए ना एस्पेक्ट? अब इसी को यानी कि प्रोफेशन, और ये बताइए कि ये इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है ना। फंडामेंटल राइट से इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल हो जाता है, कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है ऑनली, कुछ जो है आपको दोनों पे एप्लीकेबल है। तो प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस वगैरह इंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ पे लगे हाथ हम लोग। अब देखिए कि सपोज आर्टिकल 19 देता है हमें काम करने का अधिकार। जस्ट कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्प्लॉय, है ना। अगर वुमेन एम्प्लॉय है, अगर वो वर्किंग वुमेन है और उसके वर्क प्लेस पे अगर उसके साथ कुछ मतलब इव टीजिंग वाली चीजें हो जाए, ट्रेसपास वाली चीजें हो जाए, तो क्या उसकी डिग्निटी मेंटेन है? या राइट टू वर्क प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी गारंटी है ये? जबकि वायलेशन हो रहा है ना, ऐसा सिचुएशन उसको क्या करेगा कि जस्ट टू रिजाइन, है ना। जो सेक्सुअल हेरेसमेंट के केसेस हैं एट द वर्क प्लेस ऑफ दैट वर्किंग वुमेन, that लीड टू वायलेशन ऑफ
दिस फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर क्लाउज जी। समझ पा रहे हैं ना इस चीजों को? तो दैट्स वाई अपने पास एक मोस्ट प्रोमिनेंट गाइडलाइंस निकलता है, विशाखा गाइडलाइंस, है ना। विशाखा गाइडलाइंस क्या था? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1997। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या किया ना, एक कंपल्सरी और कंप्रीहेंसिव एंड बाइंडिंग गाइडलाइंस। एक्चुअली क्या है ये विशाखा गाइडलाइंस? ये व्यापक है, कंप्रीहेंसिव एंड बाइंडिंग गाइडलाइंस was released by the Supreme Court in Vishakha versus State of Rajasthan case। समझ पा रहे हैं? कंप्रीहेंसिव भी था और बाइंडिंग भी था, जो कि क्या बोल रहा था? इट वाज रिलेटिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, है ना, रिलेटिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट देयर वर्क प्लेस। प्रोहिबिशन ऑफ, इससे क्या होगी? उसकी लाइफ आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी के अंदर में जो राइट टू वर्क मिला हुआ है ना, उसको वो वायलेशन है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट देयर वर्क प्लेस। समझ गए? तो ये उसका वायलेशन था। अब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है यहां पे कि देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए ना आपको एक बाकी चीजें डिटेल में पार्लियामेंट भी लॉज बनाता है। अभी लास्ट ईयर इस लॉज का रेफरेंस हुआ है जब ब्रिजभूषण, नाम ले रहे हैं आपको, ब्रिजभूषण सिंह का केस हुआ था, है ना, जो वुमेन रेसलर्स हैं, है ना, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले केस उन पे एप्लीकेबल हुए थे। एक्चुअली बता रहे हैं आपको, तो दिस इज एप्लीकेबल इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू, यानी कि वो सब जगह कवर होगा। समझ गए? तो ये ब्रॉडर टाइप पे गाइडलाइंस एप्लीकेबल हुआ। और कैसे कनेक्टिविटी हो जाती है इसकी? आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी। अब मान लीजिए उसको काम करने का अधिकार है, लेकिन कब? जब वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस उसके साथ ना हो तभी तो इस वजह से अगर ये एप्लीकेबल होगा तो क्या होगा? क्लियरली वायलेशन ऑफ दिस वन। तो दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट इस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1997 में गाइडलाइंस निकालता है। दैट इज, वो भी गाइडलाइंस क्या थे? बाइंडिंग नेचर के थे, कंप्रीहेंसिव था एंड एप्लीकेबल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एंड प्राइवेट, कि आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना है किसी भी सूरत पे। आप देखेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल बनाया जाता है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में। अब एक्चुअली क्या है, करंट डेवलपमेंट क्या है? रिसेंटली कि ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चार्जेस वाज फ्रेम्ड ऑन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ दिस आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज, हाँ सब क्लाउज जी। तो जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? दिस इज सीरियस लैप्स ऑफ पोस्ट एक्ट 2013। समझ गए? ये कंसर्न किया सीरियस लैप्स ऑफ, अब वापस मैं रिलेट करता हूं, आर्टिकल 19